अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बैरियर टाउन और मलिक रियाज साहब के बारे में। ख़ास तौर पे जिसे हमने देखा कि पाकिस्तान में जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मलिक रियाज साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया और बैरियर टाउन का नाम पाकिस्तान नहीं बल्कि एशिया के अंदर एक जाना पहचाना नाम बन गया। और आजकल जो बैरियर टाउन है उसके ऊपर गालबन जवाल आ चुका है और मलिक रियाज साहब अपनी फैमिली के समेत पाकिस्तान से बाहर यूएई में गालबन रुपोश हैं और पाकिस्तानी इदारे उनसे कोई डिमांड कर रहे हैं या उसके पीछे कुछ और पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं। ख़ास तौर पे पीछे हमने कई प्रोग्राम किए लेकिन यहाँ पे बैरियर टाउन के अंदर अरबों खरबों रुपए की लोगों की इन्वेस्टमेंट है और जो लिविंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस कराया वहाँ पे हज़ारों बेशुमार ऐसे घर बने हुए हैं जहाँ पे लोग रिहाइश पजीर भी हैं और बिज़नेस टाइकून जो मलिक रियाज साहब हैं उनके साथ अच्छा खासा रियल इस्टेट इंडस्ट्री का इन्वेस्टर भी जुड़ा हुआ है। और इसी तरह पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे कराची, पेशावर, फैसलाबाद, लाहौर और जितने बड़े बड़े मेगा सिटी हैं पाकिस्तान के, बैरियर टाउन मौजूद है और बैरियर टाउन के एम्प्लॉयज़ भी हैं। उसके अलावा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे मेन पावर और जितने रोज़मर्रा डेली वेजेस पे काम करने वाली लेबर भी मौजूद है। तो ये बैरियर टाउन जिसका स्टार्ट मलिक रियाज साहब ने किया और मलिक रियाज साहब देखते ही देखते एशिया का एक जाना पहचाना ब्रांड नेम बन गए। और मलिक रियाज साहब और बैरियर टाउन जहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिया वहाँ पे रातों रात लोगों का एक जमे का फीर जमा हो गया। वहाँ पे फ़ाइलें बिकने लगी और फ़ाइलें ख़रीदते ख़रीदते लोग जो है वो प्लाटों के मालिक बन गए। लेकिन इसमें कुछ और हक़ाइक़ भी हैं। ख़ास तौर पे जो फ़ाइल्स के हवाले से कुछ लोगों को इसमें नुकसानात भी हुए हैं और ये जो फ़ाइल का सिस्टम है ये पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त भी अरूज पे है। जो भी हाउसिंग सोसाइटी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो प्री लॉन्च से पहले कुछ फ़ाइलें फ़रोख्त कर दी जाती हैं, कुछ उसके बाद जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई डेवलपमेंट होने वाली होती है उससे पहले वहाँ पे फ़ाइलें सेल करके फिर उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसी से मज़ीद लैंड परचेज़ की जाती है, उसी से डेवलपमेंट के अखराजात जो है वो पूरे किए जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वहाँ पे जितनी तादाद में फ़ाइलें सेल हो चुकी होती हैं वहाँ पे इतनी लैंड मौजूद नहीं होती, ना ही उतने प्लाट बन पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो जो फ़ाइल्स के रेट आसमान को छू रहे होते हैं उनको ज़मीन पे ऊपर लेके आया जाता है और वही फ़ाइलें जो कस्टमर हैं उनसे परचेज़ करके उनको डंप कर दिया जाता है। तो नाज़रीन ये फ़ाइल माफिया भी एक बड़ा स्ट्रांग पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं वहाँ पे फ़ाइल के नाम पे भी ये मकरू धंधा किया जा रहा है। लेकिन मलिक रियाज साहब जिन्होंने इस काम के साथ साथ तकरीबन पाकिस्तान के हर बैरियर टाउन में उन्होंने डिलीवर की और साबित किया कि पाकिस्तान में जिस तरह लोग यूएसए, यूके या यूरोप के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड वो देख रहे थे या जो पाकिस्तानी फॉरेनर वहाँ से आते थे तो वो कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर भी काश कोई ऐसा मैकेनिज़्म और ऐसी हाउसिंग सोसाइटी होती कि जो ये लिविंग स्टैंडर्ड्स लेके चलती। लेकिन मलिक रियाज साहब ने ना सिर्फ इंट्रोड्यूस किया बल्कि साबित करके दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट भी मौजूद है और कुछ करने की सलाहियत भी मौजूद है। और मलिक रियाज साहब देखते ही देखते रातों रात पाकिस्तान और एशिया का एक बिज़नेस टाइकून बन गए। और ख़ास तौर पे मलिक रियाज साहब हर आने वाली गवर्नमेंट और जितने भी इदारे हैं उनकी नज़र में एक कलीदी किरदार की का हैसियत अख्तियार कर गए और जो भी हुकूमतें बनती थीं या गिरती थीं उसके अंदर मलिक रियाज साहब का कहीं ना कहीं नाम लिया जाता। और जो पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े नाम जो यहाँ से ट्रैवल करते थे उनको पूरी सहूलियात दी जाती थी, उनको 7 स्टार होटलिंग वहाँ पे एक्सपेंडिचर बल्कि रिटर्न एयर टिकट तक मलिक रियाज साहब प्रोवाइड करते थे। मलिक रियाज साहब ने हर इदारे के अंदर हर शख्स को नवाजा और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं जहाँ पे मलिक रियाज साहब ने उन लोगों को ना नवाजा हो। और वहाँ पे मलिक रियाज साहब के चाहने वाले और उनके जो दस्ते रास भी कह सकते हैं और उसके अलावा वेल विशर भी हैं। तो यही पाकिस्तान
के अंदर होता आया है और आगे भी शायद यही हो, लेकिन आजकल मलक रियाज साहब का जो सितारा है वो गालबन ज़वाल का शिकार है और मलक रियाज साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए अपनी फैमिली के समेत। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने तमाम असासे जमा पूंजी समेट के चले गए कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है या कुछ और लोगों का नाम लिया जाता है वो उनसे कुछ डिमांड करते हैं और मलक रियाज साहब को मजबूरन वहाँ पे अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। तो अब मलक रियाज साहब ने ये कह दिया है कि इसके बाद मज़ीद मैं ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होगा। मुख्तलिफ़ लोगों के तवस्सुत से मलक रियाज साहब तक अप्रोच किया गया, यूएई में मुख्तलिफ़ जगह पे उनसे मुलाकातें हुई और गुफ्तगू हुई और उसमें ये कहा गया कि आप ये डिमांड्स हैं इनको तस्लीम कर लें और बैरियर टाउन को आप नए सिरे से रन कर सकते हैं। लेकिन मलक रियाज साहब, मेरा ख्याल है कि या तो वो अमाउंट ज़्यादा थी या कुछ उसके पीछे कुछ और हक़ाइक़ थे, लेकिन मलक रियाज साहब ने इस मरतबा साफ इनकार कर दिया कि अब बस हो चुका है, इससे आगे मेरी इस्तात नहीं है। तो अब जो बैरियर टाउन है और जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो तकरीबन ज़वाल का शिकार हो चुकी है। जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे और जो लोकल पाकिस्तानी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जो रियल्टर है जो इससे वाबस्ता थे, वो तकरीबन इस वक्त अपनी रोज़ी रोटी से भी तंग नज़र आता है, क्योंकि बैरियर टाउन एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है और पाकिस्तान के मैक्सिमम जो इन्वेस्टर हैं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो उनके साथ वाबस्ता है और उनका कारोबार और उनके सारे अमूर जो है ना वहीं से वो चलते हैं। तो अब तकरीबन रियल एस्टेट इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार हो चुकी है और उसके मुकाबले में कुछ हाउसिंग सोसाइटियाँ अब जन्म ले रही हैं, कुछ और बिजनेस टाइकॉन भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर उनका क्या बनता है ये तो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बुनियादी सवाल है कि जब वायलेशन हो रही होती हैं, जब कोई चीज़ बन रही होती है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहता है, जब एनओसी दी जाती है, तो उस वक्त इदारे अपनी आँख क्यों बंद कर लेते हैं? जब वो डेवलप करके वहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हो जाते हैं तो उसके बाद उनको खामखा में क्यों तंग किया जाता है, उनको क्यों ब्लैकमेल किया जाता है? क्या पाकिस्तान में कोई भी जो बिजनेसमैन है जब वो बिज़नेस स्टार्ट करता है उसका क्राइटेरिया नहीं होता, कोई कानून मौजूद नहीं है? क्योंकि जब वो काम स्टार्ट कर लेता है तो उसके बाद उसको मुख्तलिफ़ हीलो बहानों से तंग किया जाता है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि इस मकरूह धंधे को बंद होना चाहिए और मलक रियाज जैसा जो बिज़नेस टाइकून है, अगर उसने कोई गलत काम किए हैं तो आवाम के सामने उनके हक़ाइक़ आने चाहिए और सामने रख के सज़ा और जज़ा का फ़ैसला करना चाहिए। अगर वाकई उनसे लाखों करोड़ों लोगों की रोज़गार वाबस्ता है, उनके घरों के चूल्हे चल रहे हैं, तो मलक रियाज साहब को आपको स्पेस देनी चाहिए ताकि वो पाकिस्तान जो ऑलरेडी पहले ही एक कश्मकश में है और हमारी इकानमी बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी है, तो मज़ीद इसके अंदर इस तरह के जो इक़दाम हैं वो पाकिस्तान को बहुत पीछे ले जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ जितने भी नेबरहुड में जितने ममालिक हैं वो जो भी ताजर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको बड़ा ईज़ी प्लेटफार्म मुहैया कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान को आप देख लें, बांग्लादेश में देखा है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तकरीबन आलमोस्ट वहाँ पे शिफ्ट होगी और इसी तरह बड़े बड़े कारखाने और जो भी हमारी इंडस्ट्री थी वो तकरीबन यहाँ से मूव कर चुकी है। तो अब कहीं ऐसा ना हो कि ये जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, ये भी कहीं पाकिस्तान से बाहर भागना चाहिए, क्योंकि पैसा ले के जब ये बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें पाकिस्तानी वो जो बेरोज़गार शहरी हैं, जिन लोगों के रोज़गार उनसे वाबस्ता हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्री हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। गवर्नमेंट को इस पे ऊपर सोचना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए जिससे ये जो चलता हुआ मईशत का पहिया है ये रुकना नहीं चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे मलक रियाज साहब और बैरियर टाउन के हवाले से। नाजरीन, बैरियर टाउन जो कि इस वक्त तरक्की की मनाज़िल बड़ी तेज़ी के साथ तय कर रहा था और पाकिस्तान में सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे जो है वो सामने आ चुका है, तो इसमें बेशुमार खामियां भी हैं। ख़ास तौर पे जो ही
हम इस्लामाबाद अगर रावलपिंडी के हवाले से बैरियर टाउन की बात करते हैं, जो वहाँ पे स्वां रिवर गुज़र रहा था, उसके साथ मुल्का सबसे पहले मलक रियाज साहब ने वहाँ पे एक मिनी ज़ू बनाया उसके किनारे के ऊपर। वहाँ पे उसको बैक फिल करते करते तकरीबन आधे से ज़्यादा स्वां रिवर को बैक फिल करके वहाँ पे उस पर कब्ज़ा कर लिया गया और वहाँ पे कमर्शियल प्लाट खरबों रुपए के क्रिएट कर दिए गए, जिस पे हमारे जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं जो इससे रिलेटेड जो इसको देखते हैं, उन्होंने अपने आंखें बंद की रखी। और वहाँ पे आप बाकायदा एक बड़े मेगा जो है मल्टी स्टोरी जो है बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और बैक फिल करके। इसी तरह फेज़ 7-8 के अंदर कुछ बन रहे हैं और कुछ मज़ीद उनके ऊपर काम जारी है। ख़ास तौर पे ये जो पानी का बहाव है, जो रिवर होता है, उसमें जब बारिशें आती हैं तो ये नुकसानात भी होते हैं। और बैरियर टाउन में तकरीबन जो रिवर है वो आधे से ज़्यादा तकरीबन मलक रियाज साहब ने बैक फिल करके उसको कवर कर लिया। उसके ऊपर बड़े बड़े मेगा स्टोरी और मल्टी स्टोरी प्लाजे और खरबों रुपए की मालियत के जो इस वक्त हैं, लेकिन गवर्नमेंट और हमारे जो इदारे हैं उन्होंने अपनी आंखें बंद की रखी। अब जो ही वो तामीर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि इदारे नोटिस देंगे और वो बेचारे जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इतना पैसा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उनको वो नुकसान होगा। तो इस तरह के जो काम है, जिस तरह मलक साहब के रफ़ाई काम भी हैं, अच्छे काम भी हैं, उसके साथ साथ मलक साहब इन चीज़ों में भी बड़े माहिर हैं। अब ये देखें कि वहाँ पे ज़ू है, लोग आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने वो क्रिएट किया हुआ है, कैसा माहौल है। वो 5 साल गुजरने के बाद जब वो बैक फिल करते करते वहाँ पे वो आधा रिवर तकरीबन कवर हो जाता है, तो उसके बाद मलक साहब वहाँ पे कमर्शियल प्लाट क्रिएट करके उस ज़ू को मज़ीद आगे जो है ना वो सवां के किनारे किनारे लेके जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। और इसी तरह ज़मीनों का भी जो शामलात हैं, जो गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं, काफ़ी ऐसी ज़मीनें उसके अंदर मौजूद हैं जिनको कोई उस वक्त पूछने वाला नहीं था। गवर्नमेंट के जो हमारे ख़ास तौर पे रेवेन्यू से रिलेटेड जितना भी डिपार्टमेंट है, उन्होंने आंखें बंद करके मलक साहब को जिस तरह उन्होंने कहा, जिस जगह पे उनकी नज़र गई, उन्होंने कहा बस मलक साहब जिस तरह आपने कह दिया ये कानून बन गया। लेकिन आज जब वहाँ पे घर बन चुके हैं, जब लोग रिहाइश पजीर हो चुके हैं, तो उनको तंग किया जा रहा है। तो इससे पहले जब ये कोई ऐसा काम हो रहा होता है तो हमारे इदारों को चाहिए कि उसको रोकें और वहाँ पे अपनी आंखें खुली रखें, ताकि कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसको वॉच आउट करते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी हैं, ख़ास तौर पे हम देखते हैं जब वो काम हो चुका होता है, जब वो उस पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी होती है, जब वो प्लाट सेल किया दिए जाते हैं, जब वो पैसा कलेक्ट कर लिया जाता है, जो एंड यूज़र है उस बेचारे को तंग किया जाता है। वहाँ पे ना बिजली के मीटर, ना गैस के मीटर और ना पानी की सहूलियात उनकी जो है वो डिसकनेक्शन कर दी जाती हैं, डिसकनेक्ट कर दी जाती हैं। और उसमें ये कहा जाता है कि ये इलीगल है, ये गवर्नमेंट के जगह के ऊपर आपने किया हुआ है, ये यहाँ पे खामियाँ, तो ये इनको दूर करें। और बाकी रह गया रीसाइक्लिंग के हवाले से, रीसाइक्लिंग जो है वो तकरीबन हमारी जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी हैं पाकिस्तान में, उसमें कोई ऐसा मेरा ख्याल नहीं है कि अगर मैकेनिज़्म है भी तो रीसाइक्लिंग के ऊपर कोई सोसाइटी काम नहीं कर रही। जो उनका वेस्ट जो चीज़ें जाती हैं वो इसी तरह वो दरिया के अंदर स्वां जो रिवर है उसमें बहा दिया जाता है। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को होश के नाखुन लेने चाहिए। और ख़ास तौर पे जो हमारा इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है, जब दरख्त काट रहे होते हैं, जब वहाँ पे ग्रीनरी को ख़त्म किया जा रहा होता है, तो उस वक्त उसने आंखें बंद की होती हैं। और जो ही वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद वो नोटिस भेजते हैं, जी आपका इलीगल है, इसको जो है ना वो आप कानून के मुताबिक करें। तो वो डिपार्टमेंट बड़ा एक्टिव हो जाता है, फिर वो कुछ अरसे के बाद खामोश हो जाता है। ये इस तरीके से जो है वो खामोश हो जाते हैं। तो उसके बाद नाज़रीन, हम आजकल जो बैरियर टाउन है वो देख रहे हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी के काफ़ी इश्यूज़ हैं। वहाँ पे दिन दिहाड़े चोरी के और डकैती की वारदातें हो रही हैं। सिक्योरिटी का काफ़ी ज़्यादा इशू बन चुके हैं। वहाँ पे जो रिहायशी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो इस पे मलक रियाज साहब जो बेचारे इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं और उन्होंने पैसा तो कमा लिया पाकिस्तान से, लेकिन एंड यूज़र जो वहाँ पे रिहायशी हैं, वो जो भी बैरियर टाउन के अंदर रिहाइश पजीर है, वो काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो ख़ास तौर पे अब परेशानी का शिकार हैं कि अगर मलक रियाज साहब या कुछ होता है इस इदारे को, तो इनकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन डूब जाएगी। क्योंकि इतना बड़ा जो ये कंपनी है और ख़ास तौर पे ये हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर बैरियर टाउन के फैले हुए हैं, क्या इसको कोई इदारा टेक ओवर कर सकता है? तो ये मुख्तलिफ़ क़यास रही हैं, लेकिन मलक रियाज साहब वो बड़े असाबी तौर पे मज़बूत हैं और हुकूमतों के साथ उनके बड़े करीबी मरासम हैं और जोड़ तोड़ की वो बड़ी सलाहियत रखते हैं।
और गालबन अभी जो भी कोई गवर्नमेंट आएगी मुझे कभी ये तवक्को है कि उनके साथ उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जो आज हम प्रोग्राम कर रहे थे उसका मकसद ये है कि ये जो इस तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो कि आपके माशरे में कोई बेहतरी लेके आ रहे हैं, जिस तरह मलिक साहब के अच्छे काम भी हैं, उन्होंने फ्री दस्तरखान और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और उनके पास कोई भी जो हेल्थ के हवाले से कोई इश्यूज़ होते हैं तो वहाँ पे लोग जाते हैं तो उनकी वो दिल खोल के इमदाद भी करती है। दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं कि मलिक साहब लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं और उनके घरों को मस्मार करवा देते हैं और नाजायज़ कब्ज़े के हवाले से भी वो काफ़ी सुर्खियों के अंदर रहे। ख़ास तौर पे चौधरी निसार साहब ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनके टेन्योर के अंदर उन्हें तंग भी किया गया और हमने ये देखा कि वहाँ पे जो मलिक रियाज साहब हैं उनको बड़ी परेशानियों का शिकार सामना करना पड़ा। तो नाज़रीन ये जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट्स हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें गिरती हैं, लेकिन उसके अंदर तसलसल मौजूद रहना चाहिए ताकि वहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो लोकल रिहायशी हैं, ताकि वो किसी ऐसी चीज़ का शिकार ना हों जिनमें पाकिस्तान और इदारे और पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। तो इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मलिक रियाज साहब के हवाले से जिस तरह हमने बात की, आज वक्त आ गया है कि हम ये देखें कि ये जो बड़े बड़े बिज़नेस टाइकून हैं जब ये काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें ज़रूर सोचना चाहिए और इनके बारे में देखना भी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो उस वक्त जो एंड यूज़र है उनको तंग नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।